इससे पहले की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। और आज हम पढ़ेंगे गगनेंद्रनाथ ठाकुर या गगनेंद्रनाथ टैगोर। अब हम देखते हैं इनका जन्म और इनका चित्रण क्या था। वैसे तो गगनेंद्रनाथ जो हैं ये बचपन से ही आर्टिस्ट नहीं थे। इन्होंने उम्र के 38 वर्ष में अपनी आर्टिस्ट या कला की तरफ रुझान किया और इस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, वैसे तो ये लेखक और दार्शनिक के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं गगनेंद्रनाथ, लेकिन हमारी ड्राइंग में भी इनका कहीं ना कहीं रुझान रहा, जो इनके उम्र के 38 वर्ष के बाद इन्होंने इधर अपना मुख किया। ये जो है प्रभावित ज़्यादा तक जापानी शैली से रहे हैं। क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर से जब जापानी कलाकार गिलहार्डी मिलने आए थे तो इनकी मुलाकात उनसे भी हुई, और जब उनसे मिले, चीज़ें समझी, तो इनका रुझान भी उधर बढ़ा। इसीलिए ये क्या किए कि जापानी शैली में ज़्यादा काम किया। तो आज इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। किस स्थान में हुआ था? तो ये भी कोलकाता के जोड़ासांकू में। और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के क्या थे? चाचा जी थे, यानी चचेरे भाई थे, सॉरी। ठीक है, गगनेंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे, गलत निकल गया। तो गगनेंद्रनाथ कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे। और लिख लीजिए, पेशे से ये चित्रकार नहीं थे। पेशे से ये चित्रकार नहीं थे। गगनेंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे। ठीक है, रविंद्रनाथ गगनेंद्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई थे। और इन्होंने जब चित्रकारी स्टार्ट की तो उम्र के 38 वर्ष में इन्होंने चित्रकारी आरंभ की। ठीक है, यानी चित्रणकार की तरफ इनका रुझान किस उम्र में हुआ? 38 वर्ष में। और ये प्रख्यात लेखक है ना, किस किस चीज में? तो ये लेखक थे, प्रख्यात लेखक, दार्शनिक, चित्रकार, है ना, लेखक, दार्शनिक, चित्रकार, अभिनेता एवं संगीतज्ञ थे। अभिनेता एवं संगीतज्ञ थे। ठीक, यानी इन्होंने लेखक के रूप में, दार्शनिक के रूप में, चित्रकार के रूप में और अभिनेता और संगीतज्ञ के रूप में कार्य किया। आपने ज़्यादातर प्राकृतिक दृश्यों को लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके द्वारा ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर प्राकृतिक दृश्यों में चित्र बनाए। प्राकृतिक दृश्यों में चित्र बनाए। जिनमें क्या था? जिनमें जापानी प्रभाव अत्यधिक था।
ठीक, यानी इनकी जो भी चित्रण कार्य था उसमें हमें जापानी प्रभाव दिखाई देता था। ठीक है, अब बात करेंगे इनका चित्रण कार्य। चित्रण कार्य यानी कि इन्होंने चित्र क्या बनाए या इनका चित्रण कार्य क्या था। तो इनके चित्रण कार्य को अगर देखें तो इनके चित्रण कार्य को समझने के लिए, इनके चित्रण कार्य को समझने के लिए इन्हें 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। यानी कि हर आर्टिस्ट का अलग अलग है। ये जन्म से ही प्रख्यात चित्रकार नहीं थे, लेकिन इन्होंने उम्र के जिस पड़ाव में शुरू किया उस आधार पर चित्रण कार्य को 5 भागों में बांट दिया गया। तो प्रथम भाग क्या था इनका, वो देखते हैं। प्रथम भाग, इस भाग की बात करें तो चित्र के मतलब इस भाग में इन्होंने परियों की कहानी या रोमांटिक पृष्ठभूमि में प्रेम संबंधित विषयों को लिया। तो इस भाग में इन्होंने परियों की कहानी, है ना, परियों की कहानी, रोमांटिक ठीक है, रोमांटिक क्या लिया? रोमांटिक पृष्ठभूमि में प्रेम संबंधित विषय, पृष्ठभूमि में संबंधित प्रेम कहानी। यानी इन्होंने पहला विषय अपना चित्रण के लिए किसे बनाया? तो परियों की ज़्यादातर कहानियों के आधार पर चित्रण किया। रोमांटिक पृष्ठभूमि ली, मतलब रोमांस को लिया, यानी प्रेम को लिया, उसको आधार बनाकर अपने चित्रण का विषय बनाया। इनके इसमें प्रसिद्ध चित्र कौन थे? तो इनके प्रसिद्ध चित्र अगर इस भाग में देखें तो इनके प्रसिद्ध चित्र थे अर्जुन व चित्रांगदा, अर्जुन व चित्रांगदा। ठीक है, ये इनका चित्र था जिसमें नायक नायिका कठिन परीक्षा के बाद, अब इसमें विषय क्या दिया इन्होंने, जिसमें नायक नायिका कठिन परीक्षा के बाद पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, के बाद पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, है ना। उनको दिखाया कि नायिका कोई कठिन परीक्षा दी है, उसके बाद पहाड़ के ऊपर खड़े हैं। उनके पीछे सूर्य अस्त होते हुए, उनके पीछे सूर्य अस्त होते हुए यानी जस्ट देखिएगा, प्रकृति का भी चित्रण ये कर रहे हैं। सूर्य अस्त होते हुए किरणों में लाल रंग, किरणों में अस्त होते हुए किरणों में लाल रंग किसमें? बादल में ना, आकाश में या बादलों से हिम आच्छिद यानी ढका हुआ। ठीक है, हिमछादित लिख लीजिए। हिमछादित होते पर्वतों की पृष्ठभूमि में दिखाया गया, पर्वतों की पृष्ठभूमि में दिखाया गया है।
यानी नायक नायिका अपनी एक कठिन परीक्षा दी है, वो पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, तो उनके पीछे सूर्य का अस्त होना ऐसे दिखाया जा रहा है। यानी ये पुंज है, जैसे किरणों में लाल रंग, यानी उनमें जब अस्त होता है तो वो किस रंग में हो जाती है, लाल रंग में, और उनके पीछे सूर्य को अस्त होते हुए लाल रंग में बादलों से हिमांचित यानी बादलों से ढका हुआ पर्वतों की पृष्ठभूमि यानी पर्वतों के बीच में दिखाया है। ऐसा ये दृश्य इनका था पहला, जो कि पहले भाग में इन्होंने चित्रित किया है। परियों की कहानी व रोमांटिक पृष्ठभूमि के आधार पर चित्र किया है अर्जुन और चित्रांगदा। सबसे ज़्यादा चित्रांगदा पूछा जाता है, किसका चित्र है, तो ये किसका है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसी में चित्र बनाया है, इसी भाग में, प्रथम भाग में। तो प्रथम भाग में देखते हैं, प्रथम भाग में है दूसरा इनका चित्र माया कानन। माया कानन, इसमें क्या है, माया कानन चित्र की अग्रभूमि में, चित्र की अग्रभूमि में, अग्र माने आगे, चित्र की अग्रभूमि में, यानी जो चित्र बना रहा है, चित्र की अग्रभूमि में गहरे नीले रंग का जलाशय, गहरे नीले रंग का जलाशय, जलाशय, ठीक है, गहरे नीले रंग का जलाशय है जिसमें लाल कमल खिले हुए हैं। जलाशय है जिसमें लाल कमल खिले हुए हैं। ठीक है, लाल कमल खिले हुए हैं। इसके पुष्पाच्छादित उद्यान है, यानी इसके आसपास, ऐसे लिख लीजिए, इसके आसपास पुष्प आच्छादित उद्यान है। उद्यान का मतलब उद्यान है, ठीक, जहाँ चारों तरफ पुष्प वगैरह है। और दो परियां झीने वस्त्र में मुकुट पहने हैं, और दो परियां झीने वस्त्र में मुकुट पहने हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया, परियों की कहानी बनाई ना, यही माया कानन का दृश्य है जिसमें परी को दिखाया इन्होंने। और 1907 में इन्होंने कब बनाया था, तो ये 1907 में ओरिएंटल आर्ट है ना, ओरिएंटल आर्ट से संबंधित रहकर, यानी वहीं पे रहकर बनाया, ऐसा लिख लीजिए। ठीक, तो इन्होंने ये चित्र 1907 के आसपास बनाया, किस संस्था से संबंधित रहकर, ओरिएंटल आर्ट से। और ये माया कानन किसका है, तो ये है गगनेंद्र नाथ टैगोर का। इसके बाद इन्होंने रविंद्रनाथ की कृति बनाई, रविंद्रनाथ की कृति बनाई। ठीक, इसी समय यही संबंधित रह गए। तो ये इनकी जीवन स्मृति में क्या था, तो ये इनकी जीवन स्मृति में श्रृंखला बनाई थी। ठीक, यानी इनके जीवन के आधार पर रविंद्रनाथ को अपना आधार बनाकर उनके जीवन से संबंधित एक पूरी श्रृंखला बनाई। ये थे इनके प्रथम भाग के चित्र, माया कानन, अर्जुन, चित्रांगदा और रविंद्रनाथ की कृति। ये सब किसने बनाया, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। इसके बाद बात करेंगे इनका द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में इन्होंने चित्रण क्या किया, तो द्वितीय भाग में इन्होंने किया है, इस भाग में 1916 और 1918 के आसपास, इस भाग में 1916 और 18 में
इन्होंने काले सफ़ेद चित्र बनाए, काले सफ़ेद रंग का प्रयोग करके, काले सफ़ेद रंगों का प्रयोग करके चित्र बनाए, चित्र बनाए। ठीक है, यानी काले सफ़ेद रंगों का इन्होंने प्रयोग बहुत किया। फिर इसके बाद इन्होंने छवि चित्र बनाए। छवि का मतलब छाया प्रकाश रहित छवि चित्र। इसके बाद इन्होंने छवि चित्र के साथ साथ व्यंग्य चित्र भी बनाए, इसलिए इन्हें व्यंग्य चित्रकार भी कहते हैं, व्यंग्य चित्र बनाए। ठीक, ये 3 स्तर इन्होंने किस भाग में लिए? अपने द्वितीय भाग में लिए। और व्यंग्य चित्रों में इन्होंने क्या दिखाया? तो व्यंग्य चित्रों में चित्र बनाए। तो व्यंग्य चित्रों में ज़्यादातर इन्होंने क्या दिखाया? तो सामाजिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, तत्कालीन, यानी सामाजिक समस्याएं, तत्कालीन शिक्षण पद्धति, तत्कालीन शिक्षण पद्धति। ठीक, राजनैतिक या राजनीतिक परिस्थितियों को आधार बनाया, राजनीतिक परिस्थितियों को आधार बनाया। ठीक, यानी इनके विषय क्या रहे? काले सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया, छवि चित्र बने, व्यंग्य बने। व्यंग्य के आधार पर इन्होंने सामाजिक समस्या, तत्कालीन शिक्षण पद्धति, राजनीतिक क्षेत्र को लिया, उनसे संबंधित इन्होंने चित्र बनाए। इसके बाद काले सफ़ेद का जब प्रयोग किया, काले और सफ़ेद रंग के, काले सफ़ेद स्याह रेखा चित्र। तो इस आधार को देखिए, इसमें इन्होंने क्या किया? तो इस आधार में इन्होंने तत्कालीन समाज की कुरीतियाँ, तत्कालीन समाज की कुरीतियाँ, ठीक है, समाज की कुरीतियाँ तथा प्रचलित धारणाओं पर आधारित बनाया, तथा प्रचलित धारणाओं पर आधारित चित्रण किया। ठीक है, और यहीं पर एक कवि थे। कवि कौन थे? सर जेसी बोस के सुंदर छवि चित्र बनाए। सर जेसी बोस का सुंदर छवि चित्र बनाए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ चुका है, सर जेसी बोस का छवि चित्र किसने बनाया था? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाया था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। ये था इनका द्वितीय स्तर। अब इनके तृतीय स्तर को जानेंगे। तृतीय स्तर, या तृतीय भाग कर लीजिए, भाग पढ़ रहे हैं तो सीधे भाग लीजिए। तृतीय भाग में क्या बनाया या क्या विषय रहा? तो प्रकृति से प्रेरित होकर यानी अब इनको प्रकृति से प्रेम हुआ, चित्र बनाए। क्या चित्र था? तो इन्होंने बनाया रात्रि में दुर्गा पूजा का जुलूस, रात्रि में दुर्गा पूजा का
जुलूस, रात में देखते हैं ना दुर्गा पूजा के लिए लेकर निकलना, उसका एक जुलूस। फिर है दूसरा इनका शिक्षक वर्षा में घर को, शिक्षक वर्षा में घर को, यानी वर्षा हो रही है और जिस समय वो शिक्षक घर जा रहा है उस वातावरण का सुंदर चित्रण किया है, वातावरण का सुंदर चित्रण किया है। ठीक, इसके बाद इन्होंने बनाया आधी रात में गुजरते जुलूस, आधी रात में गुजरते जुलूस, आधी रात में गुजरते जुलूस। होता है ना रात के, आधी रात को जुलूस लोग निकालते, तो उस रात्रि का बहुत अच्छा चित्रण किया है। नेक्स्ट है आनंद और मौज भरे उत्सव, आनंद और मौज भरे उत्सव, है ना, यानी ऐसे कुछ उत्सव बनाए हैं जिसमें आनंद और मौज दिखाया है। मंदिर और धर्म स्थलों में उमड़ती भीड़, मंदिर और धर्म स्थलों में उमड़ती भीड़। ठीक, ये दृश्य इन्होंने बनाए किससे प्रेरित होकर, अपने तृतीय भाग में प्रकृति से प्रेरित होकर, और इन्होंने प्रकृति का बहुत अच्छा चित्रण किया है जिसमें रात्रि में दुर्गा पूजन का जुलूस जो निकलता है उसका बहुत अच्छा चित्र बनाया है। शिक्षक वर्षा में घर को जाते हुए, तो शिक्षक जिस प्रकार वर्षा हो रही है और घर को जा रहे हैं तो उस समय प्रकृति का क्या दृश्य है, तो उस दृश्य को इन्होंने सुंदर वातावरण के द्वारा चित्रित किया। आधी रात में गुजरते जुलूस, तो जब आधी रात हो और उस आधी रात का जो माहौल होता है, जो लाइटिंग होती है या जो रोशनी है या जो अंधकार है, उसका बहुत अच्छा चित्रण किया है। आनंद और मौज भरे उत्सव लिए हैं, मंदिर और धर्म स्थलों में उमड़ती हुई भीड़। ये इनके तृतीय भाग के चित्र थे जो कि प्रकृति से प्रेरित होकर इन्होंने बनाए। इसके बाद है चतुर्थ भाग, तो चतुर्थ भाग को पढ़ेंगे। चतुर्थ भाग, इस भाग में अमूर्त चित्रण किया, इस भाग में अमूर्त चित्रण किया। अमूर्त का मतलब जानते हैं? अमूर्त माने एक होता है मूर्त जो प्रत्यक्ष हो, अमूर्त जो चिंतन हो आपका, उस आधार पर किया। इसमें इन्होंने स्थापत्य कला को लिया, है ना, इसमें इन्होंने क्या लिया, स्थापत्य कला को लिया। और इन्होंने क्या बनाया, चित्र के विषय क्या थे, तो मकान का भीतरी भाग, यानी मकान दिखाया है लेकिन उसका क्या दिखाया है, भीतरी भाग। दूसरा इनका टॉपिक था रात्रि में शहर, रात्रि में शहर, यानी रात्रि में शहर कैसा लगता है उसको चित्रित किया। और इन्होंने अंधकार के लिए, इन्होंने अंधकार के लिए, अंधर नहीं भाई अंधकार के लिए भूरे व काले रंग का प्रयोग किया। यानी अंधकार को दिखाने के लिए किन रंगों का प्रयोग किया, भूरे और काले रंग का प्रयोग किया। ठीक है, रेखाओं को सघन रूप में दर्शाया, रेखाओं को सघन यानी घनी, सघन रूप में दर्शाया। ठीक है, उसके बाद सहज और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किए, सहज और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किए। ठीक है, ये था इनका चतुर्थ भाग। इसके बाद हम पंचम भाग पढ़ेंगे। तो पंचम भाग में इन्होंने क्या दर्शाया,
और पोर्ट्रेट में इन्हें सिद्धहस्त माना गया है। इन्होंने जो भी पोर्ट्रेट बनाई है उसमें ये बहुत सिद्धहस्त थे। ठीक है, सिद्धहस्त का मतलब होता है बनाने में बहुत प्रवीण थे। इसके बाद है पंचम भाग। पंचम भाग, इस भाग में इन्होंने क्या बनाया है, तो इस भाग में इनका घनवादी समय मानेंगे। इस भाग में इन्होंने घनवाद या क्यूबिज्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिज्म, है ना, घनवाद के चित्रों को बनाया। इसलिए कहा जाता है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर के ऊपर घनवादी शैली का भी प्रभाव था। ठीक है, इस भाग में घनवाद से संबंधित चित्र बनाए, जिसमें उन्होंने गतिमान और चलायमान आकृति ली, जिसमें इन्होंने गतिमान व चलायमान आकृति ली। ठीक है, यानी चलती फिरती ऐसी आकृति बनाई, और इसमें भविष्यवादी असंतुलन व गति दर्शाते हैं। इन्होंने भविष्यवादी व असंतुलित गति दर्शाते हुए चित्रण किया। ठीक है, स्टेला क्रेमिनिस ने गगनेंद्र नाथ के लिए कहा है कुछ, तो स्टेला क्रेमिस ने गगनेंद्र नाथ के लिए कहा है कि गगनेंद्र नाथ के चित्रों की तुलना गगनेंद्र नाथ के चित्रों की तुलना जापानी तूलिका या जापानी चित्रकारों से कर सकते हैं। तो ऐसे लिख लीजिए, जापानी तूलिका से की जा सकती है। ठीक है, शीर्ष कृति एवं और अनुपृष्ठ चित्र बहुत बनाए, यानी यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे शीर्ष चित्र बनाए, किसमें, घनवादी शैली में। चित्रों के हालांकि नाम नहीं दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कहा, भविष्यवादी व असंतुलित गति को दर्शाते हुए चित्रण किया। यानी गति दर्शाई है, लेकिन वो संतुलित नहीं है, कैसी है, असंतुलित है। तो ये आज आपके राइटर थे गगनेंद्र नाथ, और कल पढ़ेंगे हम लोग नंदलाल बोस।